प्रोफेसर रविकांत साहब, आपके पास आ जा रहा हूं। एक तो विपक्षी एकता पे एक जनरल आपकी बातचीत, मैं एक बात और जरा आपसे समझना चाहूंगा। कल एक चीज देख के अच्छा लगा कि आप, अब कई लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है या है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अभी तक अपने को कंडक्ट किया है वो काबिले तारीफ है कि तेजस्वी यादव के एमएलए ज्यादा हैं लेकिन एक बार भी बिकरिंग नहीं आई है। कल तेजस्वी यादव कहीं पे भी ये नहीं थे कि मैं भी कुछ बोलना, मैं भी बोल दूं। वो पूरी तरह से जैसे नीतीश जी बड़े हों, अभिभावक हों, उस रोल में दिखाई दे रहे थे नीतीश जी, जहां तक तेजस्वी यादव की बात थी। ये एक लॉन्ग लास्टिंग, कम से कम बिहार में तो इन लोगों ने, बिहार और झारखंड में तो मुझे लगता है कि बीजेपी को रोकने में सक्षम होंगे। अब बात आ रही है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की। नीतीश जी की ये पहल क्या इन दो राज्यों में भी कुछ फर्क लाएगी? बहुत शुक्रिया सिंह साहब। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा एक कार्यक्रम में फंस गया था तो लेट हो गया। जो तेजस्वी की आपने बात की, पिछले चुनाव से हम लोग बराबर उनको देख रहे हैं कि उनमें एक जो मैच्योरिटी आई है और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बात करने की जो सलाहियत है वो एक बड़े नेता के तौर पर उनको रेखांकित कर रही है और भविष्य में भी उनको एक बड़ा मजबूत नेता के रूप में भी रेखांकित कर रही है। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि बिहार और झारखंड में जो चीजें दिख रही हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होंगे ऐसा भी लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तो नीतीश कुमार और तेजस्वी लेकर को अफवाहें फैलाने में बहुत लगी हुई है। बिहार में सांप्रदायिक दंगे भी हुए और वो जो दृश्य निकल करके आ रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर ये हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर सांप्रदायिक विभाजन करने की पूरी साजिश चल रही है। एक दौर था जब ये माना जाता था कि सांप्रदायिक दंगों के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी उसको फायदा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा इस थ्योरी में बदलाव करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में होती है वहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है इसकी पड़ताल होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अभी चीजें दुरुस्त नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का वो कद है कि वो कम से कम अखिलेश यादव को तो अपने साथ जोड़ने में कामयाब होंगे। और जो इधर अंदर खाने जो चर्चाएं हैं कि तेजस्वी के साथ और नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है अखिलेश यादव की और लगभग वो चीजें हो रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसका ऐलान अभी नहीं होगा, ऐलान थोड़ा बाद में होगा। एक ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार में ही वो दम है जो मायावती को भी मना सकते। आप तो बहुत सीनियर हैं हमसे, मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपने तो उन चीजों को देखा भी होगा। नीतीश कुमार ने एक सभा में इस बात को रेखांकित किया था कि मैं राजनीति छोड़ने वाला था, लेकिन कांशीराम साहब ने मुझे कहा कि नहीं, फिर से आपको लड़ना है और राजनीति करनी है। तो वो कांशीराम साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं नीतीश कुमार के, उस बिना पर ऐसा लगता है कि मायावती को भी वो मनाने में और साथ लाने में कामयाब हो सकते हैं। रही बात आपके ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, कम से कम मैं मेरी समझदारी ये नहीं कह रही है। पिछले दिनों जो जो उन्होंने संकेत दिए उससे थोड़ा सा लगता है कि वो दुविधा में है, या ये भी हो सकता है कि विपक्ष में बहुत सारे कद्दावर नेता हैं तो वो भी अपनी अपनी दावेदारी को पेश करेंगे और इसमें मैं कहीं से अंतर विरोध नहीं देखता, कन्फ्लिक्ट नहीं देखता। अभी मैं जिन सज्जन के साथ आ रहा था वो बात हो रही थी राजनीति पर और उन्होंने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। अब विकल्प का मतलब जो होता है कि वो ब्रांडेड नेता नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि विकल्प की कमी तो है नहीं, बहुत सारे नेता हैं। तो दरअसल वो जो ब्रांडेड नेता चाहिए बहुत सारे लोगों को, वो लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी में कई नेता उस तरह के हैं जो कम से कम आज के जो महावली हैं और जो उन्होंने हालात बना दिए हैं उससे तो बेहतर समझ वाले। जो अभी प्रताप प्रबल जी कह रहे थे कि मनरेगा का बजट कम हो गया, दरअसल ये पूरी साजिश है, पूरी रणनीति है।
और वो रणनीति है कि लोगों के भीतर से सम्मान और स्वाभिमान खत्म कर दिया जाए। मनरेगा में तो एक अधिकार की भावना थी, वो काम का अधिकार था। जो लॉकडाउन में हुआ, अगर आप उन दृश्यों को याद करें फिर से, तो लोग भूख से बिलबिला रहे थे और हाथ अपने फैला रहे थे। आप मिडिल क्लास हो, यहां तक कि गरीब आदमी भी कभी हाथ नहीं फैला सकता, लेकिन लोगों को आदत डालने के लिए मजबूर किया गया कि वो हाथ अपने आगे करें, वो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए। विशुद्ध रूप से अगर मैं कहूं, जो 5 किलो राशन है वो क्या है? वो एक किस्म का भीख है। कोरोना में जो आपको टीके दिए गए उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहना पड़ा। तो दरअसल लोगों के भीतर से वो सम्मान और स्वाभिमान खत्म करना, उनके भीतर जो अधिकार की भावना है वो खत्म कर देना, और एक खैरात हमको मिल रही है ये भावना पैदा कर देना, और हम केवल कर्तव्य करें, अधिकार हमारे नहीं होंगे, ये पूरा चल रहा है इस देश में। और मुझे लगता है कि विपक्ष सबसे बड़ी जो लड़ाई अगर बना सकता है तो वो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हो सकती है इस संघर्ष के जरिए, और उसमें सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जिस डरने की बात कर रहे हैं कि डरो मत, उसमें भी वो सम्मान और स्वाभिमान की भावना है। तो सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक सुरक्षा और संघर्ष, इस बिना पर विपक्ष एकजुट होता है तो मुझे लगता है कि बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। और ये जो गुब्बारे में फुलाया गया जो पूरा डेवलपमेंट है, वो विकास कभी हुआ ही नहीं, तो वो छद्म टूट सकता है। और जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों पर जो हमले हुए हैं, जो विभाजन पैदा किया गया है, जो नफरत पैदा की गई है, उस नफरत को खत्म करके और एक बड़ी गोलबंदी की जा सकती है। और उसकी पहल नीतीश कुमार के जरिए अगर हो रही है और खड़गे साहब के घर में हुई है, वो भी एक संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब का भी उतना ही सम्मान है। और मुझे लगता है कि उसने एक संदेश दिया दलितों के भीतर। बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से अगर खड़गे साहब को चुनाव लड़ा दिया जाए और कहीं अमेठी से लड़ा दिया जाए तो एक बड़ा मैसेज जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी कमजोर है संगठन के स्तर पर, लेकिन जनभावनाएं कांग्रेस के साथ, उसको मैसेज देने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और जाएंगे साथ में। तो ये जो कहने के लिए विकल्प नहीं है वो भी टूटेगा, और विपक्ष की एकता जो है वो एक बड़ा विकल्प, वो एक बड़ा नया विकल्प पैदा करेगा इस देश में, और उसके जरिए कम से कम इस सत्ता से मुक्ति मिल सकती है। प्रोफेसर रविकांत साहब, नहीं, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से न ये उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। खड़गे पर अगर वो हमला करते हैं तो दलित एकजुट होगा, और अगर वहां स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ ज्यादा कुछ गड़बड़ किया तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा सब कुछ। और अगर वो जीतते हैं तो भी दलितों के भीतर एक मूवमेंट पैदा होगा। तो ये इससे बेहतर दाव फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन ये अब उन पर निर्भर करता है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट से लड़ा कर। इसमें ये भी बात आ सकती है कि देखिए राहुल गांधी की जगह पर वो लेकर के और उन ज्यादा उनको तवज्जो दे रहे हैं, तो जो दलित राजनीति का वैक्यूम है वो शिफ्ट कर सकता है इधर। तो इसलिए मैं उसको बड़ा महत्वपूर्ण उसके रूप में देख रहा हूँ। और जो राय साहब ने बात करी कि उसमें मैं जोड़ दूं, और उनकी बात से ही जुड़ी हुई है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो खेल करती है असल में वो माइक्रो इंजीनियरिंग करती है। वो सोशल इंजीनियरिंग का दौर खत्म हो गया है। पटेलों के कुर्मियों के बीच में वो सेठवार, गंगवार, निरंजन, आपके जो चौधरी, कटियार, इन सब में विभाजित करती है। नीतीश के आने से ये विभाजन खत्म हो जाएगा और उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।